कल जाके वो होते आर वी इवन प्रिपेयर्ड दैट वे। बहुत महंगा इक्विपमेंट, हज़ारों करोड़ रुपए का इक्विपमेंट हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, तो अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे नॉर्मल डेज में तो लड़ाई में धोखा दे देगा। हम इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को हर साल मनाते हैं, क्या रीजन है, क्या हुआ? What is that one thing that you would really want to change जो ये सिस्टम में, आर्मी के सिस्टम में है? रिक्रूटिंग पैटर्न अभी भी नॉर्थ के फेवर में। हमारे आदिवासी कितने हैं फौज में? जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि वहाँ पे आर्मी को तो कोई पसंद ही नहीं करता है। मैं बता रहा हूँ, अनोना आपने अच्छा टॉपिक रेज किया है। सबसे इनसिक्योर इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान इज द पाकिस्तान मिलिट्री। पाकिस्तान आर्मी इज द मोस्ट हेटेड। पॉजिटिव इमोशन टुवर्ड्स नेशन और नेगेटिव इमोशन टुवर्ड्स अ धर्म, व्हाट्स द प्रोसेस? कैसे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है? बांग्लादेश में अमेरिका का रोल है, 100% है, वो भी वॉच कर रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने किया था। बट चाइना आराम से बैठा है, कहता है लड़ लो मर लो, जो पावर में आएगा मैं उसके साथ बात करूँ। बेवकूफ लोग हैं वॉर की बात बहुत बोल रहे हैं, तैयार हैं लोग जाने के लिए। अरे बेवकूफ, मैं कईयों को मेरे को लिखते हैं कट्टर वगैरह, मैं कहा तू जा लठ लेके, तू चले जा, तेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है ना, यू को 10-15 लोगों को लेके चले जाओ, आर्मी नहीं जाएगी। और वहां का हिंदू उनका है यार, आपका थोड़ी है। वो बांग्लादेशी है, उसकी जिंदगी उसकी मौत उसके देश में है। और हमारा मुसलमान हमारा है। मालदीव्स भी एंटी इंडिया था, फिर देखा हमने, फिर बुलाया ना उनके प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को। अनोना मीडिया का नाम ना ही लो तो मीडिया हैज बीन अ वेरी बिग लेटडाउन। नमस्ते सर, हेलो, वेलकम टू लेवल अप विद अनोना। वेरी वेरी एक्साइटेड। और ये जो हम एक स्पेशल डे के लिए, इंडियन आर्मी डे के लिए पूरा रिकॉर्ड करने वाले हैं, आई थिंक यू आर द परफेक्ट पर्सन आज जो मुझे मिले हैं शूट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू अनोना, थैंक यू सो मच। और आपने बुलाया इस तहजीब और इतने अच्छे ढंग से कि मैं ना नहीं कह पाया। थैंक यू। और दूसरा मैं कोशिश भी करता हूँ कि जो यंग पॉडकास्टर्स हैं, हाँ जी, जिनको कि मौका मिलना चाहिए, तो मैं देखता हूँ कि हाँ इनमें पोटेंशियल है और ये अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। हाँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ। अपना वक्त निकालूं और कंट्रीब्यूट करूं आपकी लाइफ में भी और आपके दर्शकों की लाइफ में। या थैंक यू सो नो, थैंक यू। पॉजिटिविटी है जिंदगी में, उसके बिना कुछ नहीं है। वही बहुत जरूरी है। और मैं तो मतलब आपसे जब मैं मिली थी, मैं वही बोल रही थी कि ऐसा लग रहा है मैं आपको ऐसा पहली बार मिली ही नहीं हूँ, बिकॉज आपका वो एनर्जी जो है, जो एक वो आपके सोशल मीडिया से ऑलरेडी बाहर आता है सर, पता चलता है। लाइक यू हैव दिस व्यू पॉइंट और आप वो चाहते हो कि लोग सीखें, लोग समझे, वो पूरा पता चलता है। तो पहले मैं जो इंडियन आर्मी डे के, क्या मैं, मेरा जो मोटो है जो मैं आपको बता रही थी कि मेरे भी बहुत रिलेटेड ऐसे लोग हैं जो आर्मी में हैं, एंड आई नो कि काफ़ी चीज़ें जो मुझे ऐसा फील होता है कि लोगों को भी पता होनी चाहिए, तो इसलिए उसके बारे में तो बात करनी है। बट अभी हम बैकएंड पे बीटीएस में इतनी बात कर रहे थे, तो आपका एक पीएसआर वर्ड ये मेरे को बहुत सुनने में आया, तो पहले उससे शुरुआत से पहले मैं ये सुनना चाहूँगी है क्या? देखो अनोना, ऐसा है, पीएसआर इज पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ये क्या है कॉन्सेप्ट, मेरा अपना मतलब मेरे माइंड में है ये कॉन्सेप्ट। और ये था जब मैं फौज में भी था। देखो मैं गाँव से मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे फादर तो सिपाही थे, ऑफिसर नहीं थे, मदर अनपढ़ थी। गांव से निकल के और मुझे मौका मिला कि मैं 2 स्टार रैंक तक आर्मी में गया, मेजर जनरल तक गया, देश दुनिया घुमा, इतनी इज्जत मिली, इतना सब कुछ मिला, पेंशन है, सब कुछ है। तो एक चीज़ तो है कि हम कहें यार आई डिजर्व्ड इट, एक वो तरीका है। बट मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि कहीं ना कहीं समाज ने जो हमें दिया है, सोसाइटी ने दिया है, देश ने दिया, आर्मी ने दिया, स्कूल ने दिया, बहुत से ऐसे लोगों ने दिया जिनको हम जानते नहीं है। तो नाउ इज़ द टाइम टू पे बैक। अब पे बैक कॉर्पोरेट करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं सोचता हूँ कि मैं पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करूँ कि देश के नौजवानों को, उनको क्या ढंग से चीज़ें, मैं उनको निडर बनाना चाहता हूँ, निर्भीक बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उनमें सेल्फ एस्टीम हो और जो है देश के लिए सोचें, अपने लिए सोचें, अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए सोचें। तो ये पीएसआर सोच के मेरा यूट्यूब आप देखते हो, रोज मैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करता हूँ। हर शनिवार को लोग पार्टी करते हैं क्लब में, मेरा एएमए सेशन होता है एवरी सैटरडे इवनिंग। आई एम लाइव ऑन आस्क मी एनीथिंग सेशन, और टॉपिक देखना उसमें
जबरदस्त टॉपिक लेता हूँ मैं, जो कि युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं। हम्म, फिर मैं ट्रैवल करता हूँ, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर तरफ जाता हूँ। तो यही मैसेज के लिए कि भाई हाउ वी कैन यू नो ग्रो एज अ सोसाइटी, एज पीपल, हम्म, और कैसे अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी प्रेस्टीज और अपना कॉन्फिडेंस कैसे ऊपर लेके आए हम, सो दैट यू कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली। तो ये मेरा पीएसआर है, पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लवली। ये कॉन्सेप्ट है जो होना चाहिए कि जो एक होता है कॉर्पोरेट, दूसरा होता है जो सर्विसिंग इंडस्ट्री में जो भी लोग उससे बाहर निकले, दिस इज देयर ऑल आई एम रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेलिंग यू, जितने लोग गवर्नमेंट सेक्टर से पेंशन ले रहे हैं, उनको लवली। कुछ ना कुछ करना चाहिए। नहीं तो हाँ, पास के स्कूल में जाके पढ़ाओ कम से वो कम। सर होता है ना जापान में कि रिटायर वर्ड तो है ही नहीं। हाँ, ये इंडिया में भी आ ही जाना चाहिए कि रिटायर वर्ड बस एक एज दे दिए, बट वो चीज हम होनी ही रिटायर नहीं। आर्मी से हुए हैं, लाइफ से रिटायर नहीं हुए हैं। लवली। वो रहेगा, वो वो रहेगा। रहेगा। चाहे मेरा, आप देखो, सुबह साइकिलिंग करता हूँ, मैं खुद करता हूँ, तभी तो मैं किसी को बोल सकता हूँ फिटनेस का। हाँ, लवली। भाई अगर इफ आई एम नॉट, मैं, मेरी खुद हेल्थ ठीक नहीं है, मैं खुद मतलब टॉक्सिक हूँ, और मैं लोगों को कथा या कुछ कहानियां सुना रहा हूँ, तो बात बनेगी नहीं। तो फिर वो हमारी जो हिपोक्रेसी नजर आती है। मेरे केस में आई वॉक द टॉक, जो मैं हूँ वही आपको मेरे इंस्टाग्राम, मेरे यूट्यूब, मेरे फेसबुक पे नजर आएगा, मेरे ट्विटर पे नजर आएगा। आई जस्ट या नहीं, वो मैंने बोला ना इसलिए स्टार्टिंग में सर, वो आता है एनर्जी जो बोलते हैं ना। बट सर आपने जैसे बात करी अभी कि आप बहुत सारे यूथ के साथ काम करते हैं टू हेल्प देम, वो जो सेल्फ एस्टीम की या इंडिया के लिए वो जो जज्बा, क्या देखते हो? पर अभी आप जब यूथ को देखते हो, तो अगर कंट्री की ही, क्योंकि मैं आर्मी डे का आगे बात करना चाहती हूँ, और अगर कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखूँ, तो आज का यूथ कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या है उनका माइंडसेट, कैसा है व्हेन इट कम्स टू कंट्री ओवरऑल? देखो, ओवरऑल मैं नेगेटिव हो नहीं सकता हूँ, ये मेरी फितरत में है। आई हैव टू बी पॉजिटिव। तो मैं देखता हूँ कि थोड़े डायरेक्शनलेस हैं, ओके। रोल मॉडल नहीं है सोसाइटी में, प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल नैरेटिव एकदम आपको एक्सट्रीम साइड में मिलेगा, लेकिन सोसाइटी के अंदर रोल मॉडल नहीं है जिनको कि यूथ एमुलेट कर सके, जिसको कि यूथ जिनके पग चिन्हों पे चल सके, जिनकी बातें अच्छी लगे। या तो कोई धर्म बेच रहा है, या कोई पार्टी बेच रहा है, कोई आइडियोलॉजी बेच रहा है, कोई पुराने लोगों को गालियां दे के आज की अपनी रोटियां सेक रहा है। तो यूथ ना कंफ्यूज्ड है, रडरलेस है। सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है सब तरह की चीजों के साथ, जो है वो समझ नहीं पा रहा है क्या करूं। घर में माहौल अनोना इतना अच्छा है नहीं, लोअर मिडिल क्लास, मारा मारी सरकारी नौकरी के लिए। लड़कियों की हालत और ख़राब है, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल है, या तो नौकरी पकड़ो, नहीं तो शादी कर देंगे। और अभी भी हमारा समाज पैट्रियार्कल थिंकिंग है। तो बहुत पिक्चर जो है बड़ी हेजी सी है। लेकिन उसके बीच में मुझे ब्राइट स्पार्क ये लगता है, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो रोज मुझे फॉलो करते हैं हर मीडियम में, जिनको मैं पढ़ाता हूँ, मेंटरशिप करता हूँ, उनमें लगता है स्पार्क है। अभी पिछले महीने में इंडियन एक्सप्रेस के 2 आर्टिकल आए हैं, और 2 बच्चे मैं आपको बताऊंगा देश के। एक है गुरसिमरन सिंह बेंस, पंजाब पुलिस में कांस्टेबल है, ही इज अ कांस्टेबल इन पंजाब पुलिस। 2 साल से मेरे साथ जुड़ा रहा, और एक कांस्टेबल से सोचना मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, वो भी एयरफोर्स में, वो भी पायलट, मतलब एकदम ऐसे लगता है यार रियलिस्टिक सपना नहीं है। किस चीज के लिए जुड़े हुए थे वो आपसे? वो मेरे साथ मैं उनको पढ़ाता था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रिपेयरिंग देम टू बिकम ऑफिसर्स इन द आर्म्ड फोर्सेस। तो 2 साल की जर्नी के बाद अभी उसका सिलेक्शन हो गया, और गुरसिमरन बेंस तमाम अखबारों ने कवर किया उसकी स्टोरी। बाप ड्राइवर है, और लड़का जो है एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के लिए रिकमेंड हो गया। तो फ्रॉम पंजाब पुलिस कांस्टेबल टू मे बी हिल बी फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स एयरक्राफ्ट इन फ्यू ईयर्स। तो ये मुझे एक स्पार्क किए है जो नजर आता है। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले हरदीप गिल बिल्कुल गांव का लड़का है। माँ उसकी जो है अनोना, जो मिड डे मील बनती है गांव के स्कूल में, उसमें खाना बनाती है, जहां मैक्सिमम उसकी इनकम 800-900 रुपए महीने की थी उसकी माँ की। फादर की डेथ हो गई थी जब ये 1.5 साल का था। 3 बहनें और ये छोटा बच्चा छोड़ के, माँ का स्ट्रगल, एक उसकी मदर के अंदर क्या शक्ति है, जो है संतरा देवी उनका नाम है, और कैसे उन्होंने अपने बच्चे को, अपनी तीनों बेटियों को सहेज के रखा है। पहले मिड डे मील में जाके खाना बनाती थी, दोपहर को स्कूल हो जाए तो दूसरों के खेत में जाके लेबर की तरह काम करती थी। अब उनका बेटा IMA से पास आउट हो गया, इज बिकम एन ऑफिसर, एंड उसकी पहली पोस्टिंग कारगिल में है। रोल मॉडल तो, और उसने सारी पढ़ाई
मतलब खेती करते करते करिए लड़के ने भी। तो ऐसे 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 बहुत युवा हैं देश के हर कोने में, जिनमें मुझे एक ब्राइट स्पार्क नजर आता है, जो कि मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है, बट रोल मॉडल नहीं है, जो आज टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है कि मेरे ऐसे लोग कर पा रहे हैं। सो आई सी दिस, इट्स अ मिक्स बैग। गुमराह भी बहुत हो रहे हैं, ड्रग्स भी है, अल्कोहल भी है, सब कुछ है, बट ऐसे बच्चे भी हैं जिनके ऊपर मुझे भरोसा है। और आपने सर ये बात बहुत सही बोली है कि इतना कुछ है कि एक जो रोल मॉडल क्या होता है, हम तो वो जो मूवीज मतलब ऐसे होता है ना कि स्टार है, मूवीज में आ रखा है, या पॉलिटिक्स जो भी एक बहुत औहदे पे हो, बट रोल मॉडल एक्चुअली जो आपने डिफाइन किया वो होता है कि जिसने एक्चुअल लाइफ में, भले ही वो कोई फेमस नहीं है, बट उन्होंने लाइफ में कुछ उखाड़ा है। कितने लोग हैं जो एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, हाँ, और वो ही हमें ढूंढने चाहिए, वो रोल मॉडल है। कितने लोग हैं जो सफाई की तरफ काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो विमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं, बट हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, वो धक्के खा रहे हैं। उनको इतनी पॉपुलैरिटी, या उनको हर एक कोई सोचता है भाई हर एक ने पॉलिटिक्स में नहीं आना रिकॉग्निशन के लिए, सोसाइटी कहाँ जाएगी। आज भी अनोना चाइल्ड मैरिज हो रही है, आज भी जो है फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रही है, फीटिसाइड हो रही है, स्पेशली हमारे नॉर्दर्न रीजन में तो है ही है। अभी भी जो है इंटरकास्ट मैरिज में लेके आपको पता है खून खराब हो जाता है, मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अभी भी लिव इन रिलेशनशिप पे कोर्ट को कहना पड़ता है भाई इनकी फंडामेंटल राइट है, इनको प्रोटेक्शन दे दो। सो बहुत से इश्यूज हैं जहां पर कि सोशल वर्कर चाहिए, सोसाइटी में लोग चाहिए जो कि सोसाइटी को, समाज को आगे लेके, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, लवली, मतलब ये सब बहुत ज्यादा जरूरत, मतलब आप लोग लगेगा शायद हाँ तो बहुत सबको पता है इतना इशू है, बट क्या कर रहा है कोई उसके लिए, दैट्स द होल पॉइंट। मैं शुरुआत, अगर सर जो आर्मी डे का अगर हम बात करना चाहते थे तो उसके अगर मैं शुरुआत करती हूँ, बिल्कुल। मैं पहले आप मुझे सर ये बताइए एक सिंपल चीज कि आर्मी डे, हर कोई भी दिन होता है तो उसका एक हिस्ट्री होता है, एक कहानी होती है, एक रीजन होता है, एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से वो दिन शुरुआत होता है, या कोई इंसान होता है जो उसमें रिलेटेड होता है। हम इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को हर साल बनाते हैं, क्या रीजन है, क्या हुआ था? देखो, मेन रीजन ये है कि इस दिन जो है इंडियन आर्मी गॉट इट्स फर्स्ट कमांडर इन चीफ, जो है फील्ड मार्शल करियप्पा। तो अंग्रेज चले गए, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। तब लीडरशिप में, मिलिट्री लीडरशिप में हमारे पास ब्रिगेडियर के आगे कोई अफसर था नहीं। ऑल मेजर जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल्स ऑल ब्रिटिश। तो बहुत कम लोग थे इंडियंस जो ऑफिसर्स थे। तो तब जो है फील्ड मार्शल उस बाद में बनाया उनको, फील्ड मार्शल तो 90s में बने वो, रिटायरमेंट के कई साल के बाद। बट जनरल करियप्पा ही बिकेम द फर्स्ट कमांडर इन चीफ, फर्स्ट आर्मी चीफ। तो उस दिन को जो है 15 जनवरी इसलिए जो हम ये सेलिब्रेट करते हैं। ही वॉज अ ग्रेट रोल मॉडल, कूर्ग के हैं, और जो है उन्होंने डायरेक्शन दिया आर्मी को, जो आज की आर्मी आप देख रहे हो। एंड ही वॉज ऑल्सो ही लेड इंडियन आर्मी इन द 47-48 ऑपरेशंस, J&K जो ऑपरेशंस हुए कश्मीर में, है ना। तो इसलिए जो है, प्लस शायद एक हम वी वर लुकिंग फॉर अ डेट समवेयर क्लोज टू 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी परेड होती है। तो आर्मी की काफी पार्टिसिपेशन उसमें होता है। तो दोनों इवेंट्स नजदीक होने से क्या है कि सेम कंटीजेंट, सेम ट्रुप्स कैन टेक पार्ट, और वो जो है उसमें भी, तो मे बी ये भी एक रीजन रहा होगा इस डेट को सेलेक्ट करने में। तो इंडियन आर्मी का इतिहास बहुत गौरवशाली है। इंडिपेंडेंस के बाद तो है ही है, पहले भी है, बट इंडिपेंडेंस के बाद तो खास तौर पे the whole nation is proud of this institution that is Indian Army. तो इसमें मतलब उस दिन बेसिकली जो ब्रिटिश के जितने भी थे सब उनका हट गया था, एंड इंडियन आर्मी ने इंडियन आर्मी का अपना, यस, वी बिकेम प्योर कमांडेड बाय एन इंडियन ऑफिसर। पर जब वो टाइम के जो भी रूल्स थे, जो भी ब्रिटिशर्स का आर्मी को लेके एक सर्टेन रूल्स होते हैं, एक सर्टेन तरीके प्रोसेस होती है, आज भी है उसमें कुछ चीजें, या एवरीथिंग हैज चेंज्ड? नहीं, बहुत कुछ है, कभी जाएगा नहीं, कैसे जाएगा? बट क्यों नहीं जा रहा है? नहीं जा सकता, पता क्या चीजें होती है अनोना, इसको ना थोड़ा प्रैग्मेटिकली देखना चाहिए। हम मुगलों को जाए हुए इतने साल हो गया, क्या सब कुछ हट गया? आप शेरवानी सब पहनते हैं शादी में, बिरयानी इज द मोस्ट ऑर्डर्ड डिश इन इंडिया। बहुत कुछ है जो कल्चर है, कुजीन है, ड्रेस है, भाषा है, जो कि है, वो कभी भी नहीं जा सकता। कोई ऐसे आप बता पाओगे सर्टेन थिंग्स और सर्टेन प्रोसेसेस जो आर्मी में बहुत कुछ है। आर्मी का रेजिमेंटल सिस्टम यूं का यूं यही है। कास्ट बेस्ड यूनिट जो है सारी ब्रिटिश की बनाई हुई, हमने तो अपना उसके बाद बहुत, जैसे सिख
रेजिमेंट है, सिखलाई रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, ओह, राजपूत रेजिमेंट है, डोगरा है, गोरखा है, ये सब अंग्रेजों के बनाए हुए। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आर्मी का वही है जो अंग्रेज बनाकर छोड़ के गए थे। वी हैवंट डन मच। बड़े रिफॉर्म्स आए नहीं आर्मी में जो हम सोच रहे थे आने चाहिए। थोड़ा बहुत चेंजेस हुए। मेस का कल्चर वही है, ऑफिसर्स मेस, हाँ, जो एक डिफरेंस है ऑफिसर और जवान में तकरीबन उतना ही है जितना ब्रिटिश के टाइम पे था। वही है, जवान की पोजीशन क्या है, ऑफिसर कैसे है, मेस का कल्चर और वो हायरार्की जो है मिलिट्री की। बट मे बी इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। आर्मीज इतनी जल्दी चेंज होती भी नहीं है, स्टेटस को में रहते हैं, धीरे धीरे चेंज होता है, तो चेंज हो रहा है। लेकिन बट वाई टू लीव एवरीथिंग? भाई हर चीज नहीं छोड़नी होती है। इफ यू हैव समथिंग गुड देन इट विल ऑटोमेटिकली गेट रिप्लेस्ड। बट हमारी एकेडमीज, हमारा टीचिंग का प्रोसेस, एम्फेसिस ऑन इंग्लिश, और काफी फ्यूडल सिस्टम है जो यूं के यूं है, विच आर ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी, सो दैट वी कांट विश इट अवे। You can't wish it away. यू कांट हाँ, विश इट अवे, छोड़ नहीं सकते। राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों का बनाया हुआ है, पूरा मॉल, पूरे लुटियंस दिल्ली अंग्रेजों की बनाई, क्या करें अभी? बेस्ट पार्ट ऑफ दिल्ली इज स्टिल वही है। बट अगर चलो ये हम नहीं कर सकते, बट अगर होता, आपके हाथ में होता, तो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वुड रियली वांट टू चेंज, जो ये सिस्टम में, आर्मी के सिस्टम में है, जो चलता आ रहा है अभी भी? मैं अगर मेरे बस में हो या मेरे हाथ में हो, हाँ, है नहीं, अब मैं हाँ, रिटायर हो गया हूँ लेकिन हाँ, बोलता हूँ, वो है ये, इट शुड बिकम ऑल इंडिया ऑल क्लास आर्मी। ओके, ऑल इंडिया ऑल क्लास। ओके, वी मस्ट, अगर हमें साल में 60,000 सैनिक चाहिए तो 60,000 बेस्ट युवा चाहिए हमें। वो फिर ये नहीं कि भाई जाट रेजिमेंट को इतने जाट चाहिए, सिख रेजिमेंट को इतने सिख चाहिए, इतने राजपूत चाहिए, इतने डोगरा चाहिए, इतने हाँ, गढ़वाली सोल्जर चाहिए। या जवान फिर तो क्या है जवान कि साउथ की तो रिप्रेजेंटेशन कितनी है आर्मी में? बहुत कम, एक रेजिमेंट है साउथ की, मद्रास रेजिमेंट। ओह, नॉर्थ की इसलिए इतनी सारी हैं, तो रिक्रूटिंग पैटर्न अभी भी नॉर्थ के फेवर में है। हमारे आदिवासी कितने हैं फौज में? मेरे ख्याल सबसे टफ जो लोग हैं इस देश के आदिवासी हैं, जो मैं मानता हूं, मैंने देखा है। बहुत कितनी यूनिट्स हैं तो जिनमें ये आ ही नहीं सकते क्योंकि इनके वो मतलब है ना, बड़ा मुश्किल है इनके लिए मुश्किल है। आना, बहुत मुश्किल है। अभी अग्निवीर में भी जो है, उसमें भी फाइनली तो रेजिमेंट्स तो मेरा अगर बस चले तो बहुत से फौजी नए लोग तो जानते हैं कि सर सही कह रहे हैं, पुराने लोगों को थोड़ा उससे तकलीफ होती है। बट आई थिंक इफ यू कैन डू वन थिंग, दैट इज मेक इट ऑल इंडिया ऑल क्लास, कोई रिजर्वेशन नहीं किसी भी प्रकार का, एंड सही हो जाएगा। और मैंने ना बहुत कॉम्बैट देखा है इन्होंने, आरआर में, अपनी यूनिट में, यूएन में भी देखा है। अच्छा सिपाही है, कास्ट पे नहीं, कोई मतलब ये पता नहीं, ये अंग्रेज दे गए हमें कि यहाँ कास्ट लिखोगी तो कास्ट के बेस पे लड़ेगा। नो, अ गुड सोल्जर इज अ गुड सोल्जर। अब बढ़िया कैन बी अ गुड सोल्जर, एंड somebody so called मार्शल कॉम जिसको मानता नहीं, he could be coward। तो मार्शल कॉम क्या है? मार्शल कॉम जो हम कहते हैं ना कि ये कुछ कास्ट, मार्शल कास्ट है, ये अंग्रेज हमें दे के गए, ये हैं, ये लड़ने के लिए बहुत फेमस है। तो ये फैलेसी फैलाई गई अंग्रेजों द्वारा कि यही 4-5 कम्युनिटी हैं ये तगड़ा लड़ने में, बाकी लड़ने लायक है नहीं। तो ये इसके पीछे मतलब एक पॉडकास्ट में हो नहीं पाएगा, बट अगर आप 1857 की हमारी जो पहली क्रांति थी लड़ाई की, वहां से अगर आप देखना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा कि ब्रिटिश के माइंड में क्या था। व्हाई डिड दे चेंज द कैरेक्टर एंड शेप ऑफ द इंडियन आर्मी? व्हाई? बिकॉज दे वर, जो कम्युनिटीज जो उनके फेवर में थी उनको उन्होंने रिवॉर्ड करना था, और जो लोग उनके खिलाफ खड़े हुए उनको उन्होंने, British were ruthless. But it's surprising, sir, कि why it's after so many years it's still वही तो कह रहा हूँ, तो वो बहुत कुछ करने को है। इनफैक्ट सर मेरे को भी ये आपसे पूछना है कि जैसे जो अगर हम बात कर रहे हैं तो रिक्रूटमेंट्स भी, जैसे अग्निवीर का आपने भी बात किया, जस्ट फॉर अ ब्रीफ, पहले आप अग्निवीर क्या है जिन लोगों को शायद ना पता, आप बता देंगे? सबको पता है ये स्कीम जो 4 साल पहले अचानक आई, मास्टर स्ट्रोक की तरह आई कि भाई आज से सारी भर्ती बंद। तो वो जो बच्चे 3-4 साल से लगे हुए थे उनको तो एक दिन में ही उनकी सब पे पानी फेर दिया, और बोला नया आप सिर्फ रिक्रूट करेंगे, नाम बड़े अच्छे चुनते हैं, अग्निवीर, अग्निपथ, तो बट तनख्वाह हाफ एंड फैसिलिटीज भी कुछ नहीं। 4 इयर्स के लिए यू विल कम ऑन कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर 4 इयर्स सिर्फ 25% को रखेंगे, 75% को घर भेज देंगे। तो उसके भी 4 साल पूरे होने वाले हैं उस स्कीम के।
सो आर्मी का पूरा रिक्रूटमेंट पैटर्न काफी चेंज हुआ है. काफी, बट वही दैट्स वेयर द क्वेश्चन कम कि अगर हम 4 साल आएंगे तो अगर कल जाके वॉर होता है तो इवन आर वी इवन प्रिपेयर्ड दैट वे? बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा ये क्वेश्चन पूछ लिया नहीं, मैंने. बड़ा क्वेश्चन नहीं, बट कटिंग एज तो देखो सोल्जर है, हाँ, और सोल्जर की ही रिक्रूटमेंट पैटर्न को चेंज कर दिया चार है. क्योंकि तो वो इट विल हैव अ वेरी एडवर्स इफेक्ट, हम्म, वेरी एडवर्स इफेक्ट. बट हम पहचान नहीं रहे हैं, क्योंकि जब मुसीबत आएगी तब बात करेंगे. तब तक फैशन है आजकल बस बड़ी बड़ी बातें कहने की, है मैं ना. इसलिए स्पेसिफिकली लाइक आई मेंशन बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल जो हैं इस उसमें, तो आई अंडरस्टैंड. मतलब जब मैं सुनती हूँ कि वो कुछ ही लोग बचे एंड देन न्यू पीपल कीप कमिंग और वो एंड आते दिस हैं इज और ओनली जाते फॉर हैं. पुअर जवान जो गांव देहात से हैं. हम्म, अगर इतनी अच्छी स्कीम है तो ऑफिसर्स के लिए क्यों नहीं आई? हम्म, इतनी अच्छी स्कीम है तो आईएएस आईपीएस में क्यों नहीं लेके आते? yeah, इतनी अच्छी है तो पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में क्यों नहीं? हम्म, व्हाई नॉट बीएसएफ, सीआरपीएफ, सबको अग्निवीर कर दो. हम्म, पूरे देश में एवरी गवर्नमेंट जॉब विल बी अग्निवीर. 4 साल देखेंगे, 75% को छोड़ देंगे. इट विल बी अ मास्टर स्ट्रोक. हम्म, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स मस्ट बी अग्निवीर. देखो जरा, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स देखो हाँ, आप जरा, कितना मजा आएगा, हम्म, है ना. वो गांव वाले को बेचारे को, उसको जो उसकी आवाज नहीं है, उसको हमने जो है किसी तरीके से इस स्कीम में बेचारे वो रह गए. वेरी सैड. yeah. और अगर सर मैं आपसे एक दूसरी साइड पूछती हूँ कि जो हमारा मोटो है इंडियन आर्मी का. सेवा परमो धर्मा. हाँ. एक्चुअली हम ज्यादा नाम, नमक और निशान ज्यादा यूज करते हैं हम्म, कि वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स एज डिफेंडर्स ऑफ इंडिया, हम्म, प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हम्म, एंड वी बिलीव इन नाम, नमक एंड निशान. ओके, सो दैट इज बेसिकली मोर ऑफ रेजिमेंटल की नाम, आपकी यूनिट, आपकी आर्मी का नाम, आपके देश का नाम. अच्छा, नमक इसलिए यूज करते हैं कि भाई हमारे को इतनी देखभाल होती है. हम्म, एंड निशान इज द फ्लैग. सो Okay. मोस्टली एट आवर लेवल इट इज फ्लैग ऑफ योर यूनिट, क्रेस्ट ऑफ योर यूनिट, वाओ. बट एट नेशनल लेवल इट इज द नेशनल फ्लैग. तो इसमें मैं सर आपसे एक पूछना चाहती हूँ कि जनरली जब आर्मी को हम, कोई एक बाहर का इंसान जब भी आपसे पूछेगा कि यार ओ योर हस्बैंड इज आर्मी और समबडी जो भी कि आर्मी में है, तो यार ऐसा वर्ड आता है प्रिविलेज कि यार बहुत प्रिविलेज है. आपसे मैं एक जो दूसरी साइड होती है ना कि क्योंकि हम अगेन मैं आर्मी डे हाँ. की अगर हम बात करें तो आई वांट टू टॉक अबाउट द एक्चुअल रियलिटीज ऑफ आर्मी पर्सन हु इज लिविंग द लाइफ ऑफ एन आर्मी मैन, राइट? तो क्या क्या डिफिकल्टीज, क्या अच्छा है जो प्रिविलेज जब हम वर्ड आता है तो देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स जो बोलते हैं, बट मुझे आपसे एक रियलिटी, एक लाइफ होती है ना, क्या है वो रियलिस्टिक लाइफ, क्या होती है एक आर्मी के इंसान की? देखो, रियलिस्टिक लाइफ थोड़ी सी एकदम ब्लैक एंड वाइट नहीं है. ओके, इनिशियल डेज इज वेरी टफ. जो पिक्चरों में यूट्यूब पे ट्रेनिंग देखते दिखाते हैं. हैं और जो ट्रेनिंग दिखाते हैं, बहुत रोमांटिसाइज्ड वर्जन नजर आता है कि हाँ. हर एक कोई, बस ऐसा नहीं है. इट्स वेरी टफ लाइफ. वेदर स्पेशली जवान्स की लाइफ बहुत टफ है. ऑफिसर्स की भी इनिशियल ईयर्स आर वेरी टफ. आप यू स्टे अवे फ्रॉम फैमिली, डेप्रिवेशन है. आप इमेजिन लाइफ इन सियाचिन ग्लेशियर, इमेजिन लाइफ इन हाई एल्टीट्यूड. अभी आज हम बैठे हुए हैं और लद्दाख में -15 चल रहा होगा, और जब द्रास कारगिल की पहाड़ियों पे जो नौकरी कर रहे हैं, वहाँ विंड चिल फैक्टर है, टेम्परेचर को -40 डिग्री से नीचे ले आता है. फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, तो पूरे बॉर्डर एरियाज में घर अब पहुँचने में 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं, 4 दिन लग जाते हैं, और टाइम पे पहुँच नहीं पाते हैं. अपने अपने बच्चे को पैदा होते नहीं देख सकते हैं, अपने भाई बहन की शादी में नहीं पहुँच सकते हैं. सो इट्स वेरी टफ लाइफ, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट देर आर प्रिविलेजेस. यस, द नेशन लुक्स आफ्टर द मिलिट्री वेरी वेल. ये मैं बता दूं, वी आर द बेस्ट पेड मिलिट्री इन द वर्ल्ड, वी हैव द बेस्ट अलाउंसेस इन द वर्ल्ड, एंड द नेशन रियली लुक्स आफ्टर. पहले भी करते थे, आज भी करते हैं. ये मत बोलना आज ही शुरू हुआ, पहले भी करते थे. तो ऑल गवर्नमेंट्स हैव बीन, ऐसी कोई इशू कभी रहा नहीं है. सो प्रिविलेजेस हैं. सीनियर रैंक्स में बहुत प्रिविलेजेस हैं. लाइफ बिकम्स रियली वेरी गुड वंस यू रीच अ लेवल ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है. तो मिक्स बैग है, बट टफ लाइफ है. और काफ़ी, बट वो भी है, सब अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, डिपेंडिंग आप किस कार्डर में, किस सर्विस में जाते हो. कितने ईयर ऑन ईयर आपका प्रमोशन कैसे होता है व्हेन इट कम्स टू आर्मी? प्रमोशन देखो, ऑफिसर्स का तो लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो अभी सबको बना देते हैं, टाइम स्केल है. उसके बाद सिलेक्शन ग्रेड है. अच्छा. तो 15 साल में करीब कर्नल बन जाता है आज के दिन. हमारे टाइम पे 20-22 साल में बनता था. एंड फिर अनदर 8 years टू ब्रिगेडियर, अनदर 4-5 years टू मेजर जनरल,
another 4-5 years to Lieutenant General. So and competition keeps becoming tougher at each rank. Okay. It's very very competitive, very very competitive. और वो बड़ा complicated भी है, इतना आसान नहीं. Everybody is not on the same foot. जो EME में गया है और जो इन्फेंट्री में गया, they are on different playgrounds now. या AD में गया है या आर्मर्ड अलग अलग है. तो काफी कुछ, आप कौन सी आर्म और सर्विस में हो, काफी कॉम्प्लिकेटेड, इतना सिंपल नहीं है. और तो बट या इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव. यू रियली हैव टू कीप डेवलपिंग योर स्किल्स. और आर्मी ना आपको हर स्टेज में कोर्सेज भी कराते रहते हैं आर्मी में. तो लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन टू मेजर, एंड बियॉन्ड दैट फिर डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज एग्जाम, फिर हायर कमांड को, ऐसे कोर्सेज होते रहते हैं जहाँ दे कीप अपग्रेडिंग योर leadership qualities and your skills and all. Right. So right. army में you have to be on the ball. But आप इसे all the time prepared कैसे रखते हो? Like the war is not happening all the time, but how the soldier is and everyone at different cadre, they have to be prepared. So how are they prepared all the time? Because we keep training. Every day. Every day, yes. तो हमारा बहुत emphasis है, दो चीजों पे बहुत emphasis रहता है. एक तो physical fitness और एक होता है weapon and equipment की maintenance. Because बहुत महंगा equipment है, हजारों करोड़ रुपए का equipment हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से. तो अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे नॉर्मल डेज में, तो लड़ाई में धोखा दे देगा आपको. सेम इज फिजिकल फिटनेस ऑफ ऑल रैंक्स. तो उस पर भी बहुत जोर रहता है. तो फिर हम एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग इवेंट्स करते रहते हैं, पहाड़ों में, रेगिस्तान में, समुद्र में, हर जगह, एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ, दूसरे देशों की आर्मीज के साथ. फिर यूएन में भी जाते रहते हैं. सो आर्मी इज ऑलवेज on the ball, always training, always preparing, always rehearsing, always looking at new concepts, new doctrines. So it's a continuous process. Army unit में कोई फुर्सत नहीं होती है. You are very busy. And everything is done by you only. Yeah, yeah. हर चीज, कोई भी इवेंट से लेके everything. सुबह से लेके शाम तक पता नहीं चलता दिन कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ. Everybody is busy. Everybody is busy, yeah. तो इसमें जैसे आपने इक्विपमेंट्स की बात की, but where are we at an equipment level? अगर मैं बात करूं जब भी, तो कौन से उसमें आर वी गुड? बिकॉज जैसे कुछ केसेस जो मैंने कभी सुने कि एक, जैसे अभी दुबई का केस हुआ था कि पायलट, मैं आर्मी नहीं, मतलब जैसे अगर उनकी बात करें कि उसमें इशू हो गया था, द प्लेन गॉट, जो दुबई में अभी हुआ था रिसेंटली, तेजस का, हाँ, दुबई एयर शो में क्रैश हुआ. हाँ जी. या इनफैक्ट बहुत बार हुआ है कि द ट्रिगर कुडंट बी पुल्ड और उसकी वजह से हादसे हो गए एंड ऑल ऑफ दैट. तो आई जस्ट वांट टू नो कि वेयर आर वी एट द इक्विपमेंट लेवल? हमारा कितना नया चेंजेस होते रहते हैं, वी गेट न्यू इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी. कहाँ पर हमारी आर्मी अभी स्टैंड कर रही है? विल बी समवेयर इन मिडिल. वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, तो वी कैन नॉट कंपेयर विद द डेवलप्ड वर्ल्ड. ये नहीं होता कि देश तो गरीब रहे, आर्मी और एयरफोर्स आगे, तो ऐसा. सो वी हैव टू ग्रो विद द नेशन, एंड जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी. सो मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस हुए हैं. मैं अगर सिंपल तरीके से आपके दर्शकों को बताऊं तो 30% इक्विपमेंट हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट होगा. 30% होगा हमारा जो 8-10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, जिसको कि अभी हम और चलाएंगे 15-20 साल. और 30% होगा जो कि पुराना है. सो 30-30 का आपको मिलेगा. एंड देखो, एक नया इक्विपमेंट आने में, बिकॉज ये इक्विपमेंट इज नॉट गोइंग एंड बाइंग अ न्यू अपग्रेडेड मोबाइल फोन. अगर आपने एक नया टैंक इंट्रोड्यूस करना है तो हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है. अगर आपने एक आर्टिलरी की नई गन इंट्रोड्यूस करनी है, हमारे इट्स वेरी बिग टिकट प्रोजेक्ट्स. तो टैंक्स हैं, गन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, इवन स्मॉल आर्म्स हैं, वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से. तो हम बहुत सामान बाहर से इंपोर्ट करते हैं अभी भी. और जो है, बट अ नेशन कैन ओनली स्पेंड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ऑन डिफेंस, है ना, क्योंकि बहुत ही डेवलपिंग कंट्री अभी बहुत, और सोशल सेक्टर में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है. सो वी आर ओके, आई थिंक वी आर ओके. एंड दूसरी चीज ये भी होती है ना अनोना, कि किसके लिए कर रहे हैं हम. वी हैव टू सी हमारा क्या थ्रेट परसेप्शन है, कहाँ लड़ रहे हैं. हम तो नहीं जाके सीरिया में लड़ने वाले, हम तो नहीं अफगानिस्तान में अपनी फौज भेजने वाले, या कहीं सेंट्रल एशिया में जा रहे. हमारा इज आवर बॉर्डर्स, वी आर गोइंग टू बी फाइटिंग. जो भी स्कर्मिश होंगी या जो भी झड़प होंगी अपने बॉर्डर पे, हम तो नहीं 2-3 हजार 10,000 किलोमीटर जाके किसी को बॉम्ब करने वाले, है ना. सो वी हैव टू हैव वेपन्स एंड इक्विपमेंट मैचिंग आवर थ्रेट परसेप्शन. फालतू में हथियार लेके क्या करेंगे? वी आर नॉट सऊदी अरेबिया, वी आर नॉट कतर कि अमेरिका के लेटेस्ट हथियार खरीदते रहो. किस लिए? कौन है तुम्हारा दुश्मन? सो वी हैव टू रियली बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, बिकॉज वी आर अ वेरी पुअर कंट्री. ये नहीं बोलना चाहिए.
तो ये हमारे इंपोर्ट्स हमारे कहाँ से इंपोर्ट होते हैं मेजरली जो हथियार आते हैं? मेजरली हमारा रशिया है स्टिल लॉन्ग टर्म, क्योंकि पुराने हथियार अभी भी रशिया के हैं, तो स्पेयर्स वगैरह वहीं से आते हैं. अच्छा. तो रशिया, वी आर ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन रशिया अमेरिका एंड इजराइल ऑन वन साइड एंड रशिया ऑन वन साइड, प्लस फ्रांस है, यूके है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, स्विस, इनसे भी और भी कुछ कंट्रीज से हम थोड़ा बहुत सामान खरीदते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक. हाँ, लेते रहते हैं. हाँ. बट सर मेरे को यही आपसे जानना है कि जो हम ये ऐसी इक्विपमेंट्स इज वन थिंग, हमने ट्रेनिंग करी, हमारा सब चल रहा है, बट जो वो कॉन्स्टेंटली उनको जो तैयार रखते हैं ना कि शहीद मतलब हो जाना है बस, कि तुम यार रेडी, कि जब टाइम आएगा तो देयर इज नेशन एंड देयर इज फैमिली एंड इट्स ऑलवेज नेशन, ये एक पार्ट होता है ऑब्वियसली. तो जब अभी जैसे हम बांग्लादेश का भी देख रहे हैं, मैं पता नहीं क्यों मैंने गलती से कल वो वीडियो देख ली वेयर द हिंदू पर्सन वाज बर्न्ड. तो ये दोनों, एक तो पॉजिटिव इमोशन टुवर्ड्स नेशन और नेगेटिव इमोशन टुवर्ड्स अ धर्म, ये मैं अपने देश की बात नहीं कर रही, दूसरे देशों के अंदर जो इंस्टिल किया जाता है, ये कैसे, ये व्हाट्स द प्रोसेस, कैसे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है? ये दोनों इमोशंस की आपसे मेरे को पूछना है आपसे. देखो, मिलिट्री का तो बहुत क्लियर है, और हाँ. मिलिट्री में भी ये मत सोचना हर एक कोई जान देने के लिए. Okay. The combat arms, the people who are actually facing is just infantry, mechanized infantry armor. उनके फिर सपोर्ट में है, फिर उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए हैं जो 100-200 किलोमीटर पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं. तो देयर इज इट्स अ सिस्टम व्हिच इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन टू. ठीक है. तो जो सामने है, जो इंसर्जेंसी में है या लाइन ऑफ कंट्रोल में है, वो लोग अपनी यूनिट के लिए और अपने टास्क के लिए कब क्या हो जाए, वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड. मतलब फ्लिंच भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक फख्र भी होता है वर्दी में अपनी जान देने का, देश के लिए शहीद होने का, देश के लिए वीरगति को प्राप्त होने का. हर एक का ये एक रोमांटिसाइज्ड वर्जन भी होता है. डर नहीं आता कहीं डर अकेले में डर लगता है. जब व्हेन यू आर विद बॉडी ऑफ ट्रूप्स द फियर वैनिशेस. तो ये नहीं मैं कहता हूँ डर नहीं लगता है, सबको मरने से डर लगता है, बट यू आर ऑलवेज टोली में काम करते हो. इसीलिए लीडरशिप इज ऑल अबाउट कलेक्टिव लीडरशिप इन द मिलिट्री, इन द आर्मी स्पेशली. तो वो एक इमोशन है. आप अपनी यूनिट के साथ हो, आप अपने मोर्चे पर डटे हो, आपके ऊपर अटैक आता है या आप अटैक कर रहे हो, तो यू आर ऑलवेज रेडी एंड यू डोंट नो कब कौन सा गोला आपके बंकर के ऊपर आके गिर जाए या कुछ हो जाए. तो दैट कैन हैपन. जो नेगेटिव इमोशन है, ये साउथ एशियन प्रॉब्लम है ना. Okay. हमारे देश में भी हिंदू मुस्लिम है, बहुत ज्यादा. बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है, नेपाल में दूसरे किस्म का है, म्यांमार में भी है, श्रीलंका में बौद्ध और तमिल और उनके बीच में है, हर जगह ये हमारी साउथ एशियन, ये 100 साल हो गए हमें तकरीबन लड़ते हुए, और इतनी पॉपुलेशन है यहाँ इसकी. मैं 1 साल बांग्लादेश में भी रहा हूँ. मैं जब आओगे तो आई डन वन टेन्योर इन ढाका. मैं 1 साल रहा हूँ बांग्लादेश में, थोड़ा बहुत उस देश को समझता हूँ और आसपास भी घुमा हूँ. तो ये हमारी, ये कुछ तो इसमें सोशल मीडिया का रोल है. हर एक कोई, तो क्या सिचुएशन हमें पता नहीं है, लेकिन एक इंसिडेंट हमारे यहाँ एकदम से हम जो है कहते हैं उसको फैला देते हैं, आग पकड़ लेता है, आग पकड़. बट हमारे यहाँ भी क्या हो रहा है, यही हो रहा है यहाँ. तो चारों तरफ माहौल यही है. राइट विंग आइडियोलॉजीज आर गेनिंग फुटहोल्ड एवरीवेयर. राइट विंग आइडियोलॉजीज जो कि लॉन्ग रन में सही नहीं है, क्योंकि हमारी शेयर्ड कल्चर है, हमारी वही भाषा है, हम वही कपड़े पहनते हैं, हम वही सीरियल देखते हैं, वही मूवीज एंजॉय करते हैं, हमारे घरों में वही माहौल है. मानो या ना मानो, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, वी आर वन पीपल. बट ये, इसको रिलीजियस फैनेटिसिज्म कह लो, इसको पॉलिटिकल डिस्कोर्स कह लो, हर एक को इसमें रोटी सेकता है अपनी. हर एक को पॉलिटिक्स, तो उनके यहाँ इलेक्शन होता है एंटी इंडिया पे होता है. हमारे यहाँ भी बंगाल में इलेक्शन होगा, आप देख लेना, लैंग्वेज ऑलरेडी शुरू हो गई होगी. अभी पिछला इलेक्शन भी मैंने देखा है. तो हम भी खूब इन चीजों पे बड़े बड़े भाषण देते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे एंड ऑल. तो समवेयर वी मस्ट टोन डाउन रेटोरिक एंड जिंगोइज्म. बट सर इसमें तो बहुत ज्यादा रोल जो है मीडिया का आता है ना इसमें. तो मीडिया अनुना, मीडिया का नाम ना ही लो तो मीडिया हैज बीन अ वेरी बिग लेट डाउन, सॉरी टू से. स्पेशली हमारा मीडिया, वेरी ग्रेट कंट्री. हमें ना कभी भी, मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ अपने बच्चों को,
प्लीज डोंट फॉरगेट वी आर मैनिफेस्टेशन ऑफ अ ग्रेट सिविलाइजेशन। अब क्या हो गया हमारे को, इतना ज्यादा ये जिंगोइस्टिक रेटोरिक, बहुत ज्यादा 2 मिनट में हर युवा जो है कट्टर बनने को तैयार है। अरे नहीं यार, आराम करो, पढ़ाई लिखाई करो अपनी, और बहुत है देश में मसले हमारे पास। सो वी शुड बी एन इनवर्ड लुकिंग एंड इंडिया हैज टू टेक लीडरशिप रोल। अब दुनिया में कहां से आपको कोई बड़ा कंट्री मान लेगा जब आपके नेबर आपसे नाराज हैं? तो आप अपने मन में बैठ के सोचो, अगर आपके पड़ोसी सारे आपसे नाराज हैं तो आपको वो बॉम्बे वाले बुला के अवार्ड देंगे और कहेंगे कि जी आप बहुत ग्रेट हो, वापस तो वही आना आपने। सो वी हैव टू और एनवायरनमेंट के इश्यूज को लेके, ये हिंदू मुस्लिम इशू चलो छोड़ भी दें, एनवायरमेंटल के इश्यूज हैं, पोल्यूशन के इश्यूज हैं, वाटर रिवर शेयरिंग के इश्यूज हैं, कितने इश्यूज हैं जिसमें इंडिया हैज टू टेक द लीड। क्लाइमेट चेंज इट इज ऑन आवर फेस। ये भगवान आएंगे चले जाएंगे, गॉड अल्लाह खुदा सब पता नहीं किस रूप में है या नहीं है, लेकिन ये तो सामने नजर आ रहा है डेंजर ऑफ क्लाइमेट चेंज। भारत लीड नहीं लेगा तो कौन लेगा? बांग्लादेश लेगा, पाकिस्तान लेगा, नेपाल लेगा, कौन लेगा लीड? हमें लेनी पड़ेगी लीड। उसके लिए हमें नेतृत्व करना पड़ेगा। उसके लिए वो तब करेंगे जब कहेंगे हाँ यार चलो इनके साथ बात करते हैं इस मामले में। सो वी हैव टू लुक एट लार्जर साउथ एशिया। बट फिर वहां पे तो सर ऐसा बोलते हैं ना कि हम थोड़ी कुछ स्टार्ट करते हैं, हमेशा सामने से होता है। बट हमारा तो ये मोटो हो गया है कि अगर कुछ होगा तो वी वोंट स्टेप बैक दिस टाइम, विल इट्स अ एक्ट ऑफ वॉर। मतलब किसी भी चीज उसमें बोला जाए तो I don't know, उसमें फिर लोगों का यही आता है ना कि हम अगर चुप बैठेंगे तो बोलेंगे कि चुप क्यों है। नहीं, चुप नहीं बैठना है, ये कभी नहीं कहा चुप बैठना है, बट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू शो मैग्नानिमिटी, यू हैव टू शो लार्ज हार्टेडनेस एंड यू हैव टू सेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्पल आर यू सेटिंग? तो वो है, तो वी आर अ वेरी बिग कंट्री, वेरी वेरी बिग कंट्री एंड अ वेरी वेरी डाइवर्स कंट्री, वेरी वेरी डाइवर्स कंट्री। इसकी डाइवर्सिटी को नहीं समझ रहे हैं लोग, पॉलिटिशियन नहीं समझ रहा है, और युवा अलग अलग जगह का अलग सोच कर रखता है। ठीक है, ये मत सोचना जो आप सोच रहे हो तमिलनाडु का युवा यही सोचा है, मे नॉट बी। केरला, कर्नाटका, बंगाल, असम, मणिपुर में क्या हो रहा है? हम बाकियों को लेक्चर दे रहे हैं। मणिपुर कितने साल, 2.5 साल हो गए, 3 मई 2023 को आग लगी थी, अभी तक 57,000 लोग अपने ही देश में, अपनी ही धरती पे रिफ्यूजी कैंप्स में हैं। तो ऐसे नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है तो बट वो सोशल मीडिया में आता नहीं है, गोदी मीडिया कवर नहीं करता है। हम खुश हैं, व्हाट्सएप पे आ गया, पढ़ लिया, गुस्सा आ गया, बस फिर वॉक पे गए पार्क में, व्हाट्सएप अंकल आंटी बैठते हैं, खूब गालियां देते हैं, जो उन्होंने व्हाट्सएप पे पढ़ा बहुत खुश हो जाते हैं। बट दैट इज नॉट द वे इंडिया शुड लुक एट दीज थिंग्स। बट इसमें मैं वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने वाली हूँ जो कोई सुन रहा होगा तो उसके दिमाग में आते हैं, जो जनरल एक जनता जब बात करती है ना, तो उसमें मैं पर इसमें अगर जैसे आपने अभी, बट इसमें ये बताऊं, दैट इज वाई रोल ऑफ मिलिट्री वेटरन्स लाइक मी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी मिलिट्री की रिस्पेक्ट है, हर इंसान एक अलग रिस्पेक्ट देता है फौज को हमारे देश में। तो हम क्या भाषा यूज कर रहे हैं, हम सोसाइटी में आज हम कैसी भाषा यूज करते हैं, क्या हम भी वही बन गए या वी हैव अ डिफरेंट टेक, बिकॉज हमने अलग तरीके से देश को देखा है। बट हमारे पास, आपकी अगर मैं बात करूं, जैसे आप जैसे अभी रिटायर हुए और उसके बाद देन यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, बट जब आप थे व्हेन यू वर इन द सिस्टम, तब आप इतना ओपनली बोल सकते थे, यू हैड द पावर। बिल्कुल, क्यों नहीं, अपने जवानों से हर महीने बात करता था मैं, इन्हीं मुद्दों पे बात करता था। एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, यही डाइवर्सिटी की बात, सेकुलरिज्म की बात, इथॉस ऑफ बीइंग एन इंडियन की बात, मैं तो यही बात करता था। क्यों नहीं करेंगे ये बात? दिस टचेस एवरीबॉडीज हार्ट। आर्मी में भी ऐसे ही है भाई, आर्मी में भी तो ऐसे ही है ना। पॉलिटिकल उससे इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स से क्या लेना है? पॉलिटिशियन आएंगे जाएंगे, पॉलिटिशियन आएगा जाएगा, पॉलिटिशियंस आर ऑल सेम। प्लीज उनको ना आइडियोलॉजी से मत वो करना, सब तकरीबन सेम है। हाँ, थोड़ा देखो ना, वॉशिंग मशीन से निकल के आ जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, कोई वहां जाता है, उधर हो जाता है। तो प्लीज पॉलिटिक्स की, there is very little regard in this country for politicians. Okay, but एक लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट में मैं स्टिल पूछना चाहूंगी, जो है मेरे को दिमाग में, इस जनरली जैसे हम हिंदू मुस्लिम बोलते हैं कि हमारा ये एक नैरेटिव बना दिया है और इसी को लेके सब, चाहे इलेक्शन हो या कुछ भी हो, यही चीज चल रही है। बट उसमें मैंने जो एक पर्सपेक्टिव ये रहता है, वो ये रहता है कि लोग बोलते हैं कि यार भले हाँ हम ये बोल दो कि धर्म मुस्लिम्स नहीं है, बट टेररिस्ट का धर्म तो वही निकल रहा है ना, आप कोई भी देख लो, वो किसी और धर्म का निकला क्या? That's a point that people say, और लोगों के दिमाग में फिर सबसे पहले आता है कि इसका क्या बोलोगे? So what's your point of view on that? नहीं देखो, I think
to some extent you're right कि हम्म almost all terrorist activities there is a Islamic hand, there is radicalization. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भारत का कोई बच्चा क्यों रेडिकलाइज हो, हम्म क्यों ओके रेडिकलाइज हो, कोई कैसे रेडिकलाइज हो रहा है, कौन रेडिकलाइज कर रहा है उसको? हम्म अगर अगर हम उसको इस चीज से कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं ऑन द सेकुलर इथॉस ऑफ इंडिया, ऑन अब कश्मीर का बच्चा अगर कहीं पे प्लेन्स में किसी कॉलेज में पढ़ रहा है और कोई छोटी सी बात पे उसको बच्चे पीट देते हैं या उसको वो एलिनेटेड फील करता है या उसको दूसरे, तो वो किस टाइप से आप उसको इमेज क्रिएट कर रहे हो? छोटी छोटी बातें होती हैं। अभी बिहार में किसी बेचारा कपड़े बेचने वाले शख्स को, कोई यंग भी नहीं था, 50-52 साल का था, उसको 10-12 लोगों ने बुरी तरह से पीटा, जब पता लगा कि मुस्लिम, मार ही दिया उसको। गाय के नाम पे कितनी लिंचिंग हुई है। तो कृपया करके सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ये तो नहीं है ना मेरा देश, ये तो नहीं है, हमें हमें ये तो नहीं सिखाया ना। हम तो वी आर ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम तो यही पढ़ते रहे, वी आर वन नेशन, अनेकता में एकता। तो आप क्या नैरेटिव बिल्ड कर रहे हो? और मीडिया रात को 9 बजे क्या दिखा रहा है टेलीविजन चैनलों पे? तो ये जो है, आई एग्री, सो वी मस्ट फाइंड आउट व्हाट आर द रूट कॉजेस ऑफ रेडिकलाइजेशन। क्यों लोग रेडिकल हो रहे हैं? वो इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं, कोई आइडियोलॉजी की वजह से। तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड हैव अ काउंटर टू दैट। सो इसीलिए समाज में समाज सुधारकों की जरूरत है, अच्छे पॉलिटिशियंस की जरूरत है, अच्छे अच्छे सोच रखने वाले टीचर्स, प्रोफेसर्स, उनकी जरूरत है। दैट इज हाउ आवर जुडिशरी आल्सो शुड बी फेयर और अपीयर टू बी फेयर। पुलिस कैसी है हमारी, क्या वो फेयर है सबके साथ? तो फिर तो इसलिए जो है, दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, इनवर्ड लुकिंग होना चाहिए, और जहां तक पॉसिबल हो वी शुड ट्राई टू बी एज फेयर एज पॉसिबल टू आवर माइनॉरिटीज। अगर रहेंगे तो आप, देन ओनली द वर्ल्ड विल सी। यार भारत को देखो, a shining example of secularism। और बट सर, बचा है इतना पेशेंस लोगों में कि हाँ इंडिया में लोग पॉजिटिव सोचेंगे, फिर ऐसा होगा सिचुएशन? मतलब क्योंकि आप देख लो, अभी बांग्लादेश का इधर उधर, चाइना से उधर, पाकिस्तान से, हर जगह से तो कांस्टेंट ऐसा रहता है कि बस डटे रहो, फिर एक न्यूज आएगी और सबका वो वापस नैरेटिव एकदम हो जाएगा कि नहीं फाइट करो ना, क्यों नहीं आप बॉम्ब मार रहे, क्यों नहीं आप ये कर रहे। मतलब एक ऐसा ब्रेक कहीं मिल ही नहीं सकता, मुझे तो लगता है किसी को, कि जहाँ एक स्टेप बैक लें और सोचें और अच्छी पॉजिटिव माइंडसेट पे जाएं। क्योंकि ये इनको ऐसे लोग बहुत हैं इस चीज से जिनको मजा आता है फैलाने में। अदरवाइज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उसमें आम इंसान को क्यों गुस्सा है? हमारी गवर्नमेंट है ना, हमारी एम्बेसी है ना वहाँ पे। क्या हो रहा है, एक बार आप सिचुएशन आप थोड़ा बता पाओगे बांग्लादेश में? एक्चुअली देखो, बांग्लादेश में सिचुएशन वायलेंट है अभी। हाँ। और जो है वहाँ एक स्टूडेंट अनरेस्ट हुआ। शेख हसीना, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, बंग बंधु, फादर ऑफ द नेशन, आज़ादी के लिए लड़े, अवामी लीग पार्टी, तो वो पावर में रही। और ठीक है, उन्होंने बहुत से काम इतने अच्छे नहीं किए, लेकिन एक चीज़ तो करी उन्होंने, भारत के साथ जो है बहुत समझौते करे और बहुत प्रोग्रेस करी उन्होंने। बांग्लादेश ने उनके नीचे एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में तकरीबन हर पैरामीटर में बांग्लादेश ने रिमार्केबल अचीवमेंट करी हसीना के नीचे। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब वो यहाँ आई अगस्त पिछले साल, आई थिंक 5 अगस्त का दिन आई थी वो, तो उससे पहले जो है 3-4 महीने से जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे। किस चीज के लिए? और स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे रिजर्वेशंस के लिए। ठीक है। और उसमें जो है इन्होंने अपनी मिलिट्री और पुलिस को यूज किया, स्नाइपर्स को यूज किया स्टूडेंट लीडर्स को टारगेट करके मारने के लिए। तो 60-62 युवाओं को मारा गया। तो रोष बढ़ता गया। कुछ दिन पहले आर्मी ने कह दिया उनको, मैडम अभी हम फायरिंग नहीं करेंगे। अच्छा, हम क्या कर रहे थे तब? वी हैड पुट ऑल आवर एग्स इन द बास्केट ऑफ शेख हसीना। देखो, हमारी रिलेशनशिप बांग्लादेश के लोगों से है, किसी पॉलिटिशियन से नहीं हो सकती है। कृपया करके सोचो, हमारी रिलेशनशिप कल को पाकिस्तान के लोगों से होगी, नवाज शरीफ या इमरान खान से नहीं हो सकती है। प्लीज ग्रो आउट ऑफ दिस थिंग। तो अगर बांग्लादेश लोगों के साथ हमारी रिलेशनशिप है जो हिस्टोरिकल है, तो फिर हमने शेख हसीना के साथ वी शुड हैव वार्न्ड हर
और वी शुड हैव बीन मोर प्रोएक्टिव। हमारी एम्बेसी है वहां, हम क्या कर रहे थे? ये भी तो एक एम्बेसी का काम है ना, नजर रखना उनकी सिचुएशन पे। पिछला इलेक्शन पूरा का पूरा कहते हैं धांधलेबाजी हुई थी बांग्लादेश में इलेक्शन में, अपोजिशन ना के बराबर था। तो ये युवा जब आए वहां पर तो फिर वायलेंस हुई, इनको आधा घंटे का टाइम भी नहीं मिला भागने का। शी कुड नॉट इवन कैरी हर पर्सनल बिलोंगिंग्स। सो रेवोल्यूशन आया, अब एक काउंटर रेवोल्यूशन है जो वहां आ रहा है बांग्लादेश के अंदर। तो ये जो हादी की जो डेथ हुई है, ही वॉज अ स्टूडेंट लीडर एन एक्टिविस्ट, एंटी इंडिया है डेफिनेटली। वहां जो पॉलिटिशियन एंटी इंडिया है। जब मैं था बांग्लादेश में, खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर थी, पूरा देश एंटी इंडिया उसमें था जब मैं 1 साल रहा। बट ठीक है, वो पॉलिटिशियन बोल दिया। आर्मी के हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे, लोग भी बहुत रेस्पेक्ट करते थे, प्यार करते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। पॉलिटिशियन कुछ ही बोले। बट अब जो है ये एंटी इंडिया नैरेटिव है वहां पे, जैसे मालदीव्स में था कुछ टाइम पहले। और इलेक्शन होने हैं फरवरी में। मोहम्मद यूनुस की एक इंटरिम गवर्नमेंट है, वो नोबेल प्राइज विनर है, इज टू ओल्ड बट आई डोंट थिंक ही हैज एनीथिंग इन कंट्रोल। वहां पर मिलिट्री सिक्योरिटी एजेंसीज का कोई तालमेल है नहीं। एंड अगेन यंग पीपल आर ऑन द स्ट्रीट्स। और इसमें क्या होगा? इसमें होगा जो इस्लामिस्ट है, जो पाकिस्तान सपोर्टर थे किसी जमाने में, जमायत इस्लामी के लोग, राइट विंग रेडिकल इस्लामिस्ट, वो फोरफ्रंट में आ जाएंगे। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, अवामी लीग, उसको तो बैन कर दिया है। जो खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी है BNP, वो लंदन में जो आखिरी सांस ले रही हैं, उनका भी, उनसे भी लोग काफी खफा हैं। तो एक थर्ड फ्रंट आने वाला है, एक थर्ड फोर्स आने वाला है इस इलेक्शन में। पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, फेयर होंगे कि नहीं होंगे, क्या वायलेंस में होंगे। तो भारत को अब जो है ना न्यूट्रल अपीयर होना चाहिए। बट सर ये एंटी इंडिया का क्यों मतलब मेरे पहले तो इसलिए शेख हसीना को हमने वो दे दी, वहां उनके कोर्ट ने उनको सजाए मौत दे दी। तो एक न्यूज ये भी थी ना कि जैसे ट्रम्प ने उनसे वो आइलैंड मांगा था, और ये सब कोई आइलैंड मतलब ये क्यों सिर्फ एंटी इंडिया क्यों हो जाता है? पाकिस्तान में भी एंटी इंडिया हो जाता है हर चीज। वो इसलिए होता है, देखो आप जब बड़े हो और आपके नेबरहुड में यू आर अ बिग कंट्री, राइजिंग कंट्री, तो एक नॉर्मल है एक कंपेयर करना और जेलसी करना। बांग्लादेश के केस में क्या है, अगर बांग्लादेश का नक्शा देखो, 3 साइड से भारत ने उसको आलिंगन किया हुआ है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, वहां हमारी नेवी और नेचुरली इट इज हगिंग आवर कोस्ट। तो बांग्लादेश इज वर्चुअली सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय इंडिया। तो जब आप चारों तरफ से ऐसे सराउंडेड हो, तो उनकी जो वहां का राइट विंग है, वो कुछ भी बांग्लादेश में होता है भारत को ब्लेम करते हैं। अगर वहां प्राइसेस बढ़ जाते, कहते इंडिया ने वो कर दिया, पानी ज्यादा आ गया, इंडिया ने गेट खोल दिए, ये एक चीज ज्यादा हो गई, इंडिया ने ये कर दिया। तो ये नॉर्मल है। बट दैट बिसाइड्स अ पॉइंट, नेशंस एंटी अमेरिका नहीं है क्या सारे नेबर्स अमेरिका के? बट दे स्टिल वर्क विद देम, दे स्टिल डू ट्रेड विद देम, है ना। और बांग्लादेश के साथ तो हमारा बहुत जबरदस्त ट्रेड है। बट धीरे धीरे वो कटुता रिलेशनशिप में आती जा रही है। और जो है अब हमारे को ये चाहिए कि वी मस्ट शो डेफ्ट डिप्लोमेसी, we must try and be neutral, we must tell the Bangladesh people कि we are with you। and अगर उस किलिंग में जिसने भी उसको मारा है, उस स्टूडेंट लीडर को ढाका में, और अगर वो भागकर इंडिया में आ गए तो हमें शरण नहीं देनी चाहिए। we must cooperate with them। फरवरी में जो इलेक्शन है, हमारी तरफ से जो हो सकता है हमें सपोर्ट करना चाहिए, और जो भी पावर में आएगा ना अनोना, हमें बात करनी चाहिए। ये चाइना को इशू क्यों नहीं होता किसी के साथ बात करने में? तो हमें ना ये हिंदू मुस्लिम से जब हम सरकार की बात करते हैं या देश की बात करते हैं, इस चीज को मानस पटल से हटा देना चाहिए। अब तालिबान से क्यों बात कर रहे हैं? 3 तालिबान के मिनिस्टर 8-8 दिन रह के गए, हमने देवबंद भी भेजा उनको, VVIP ट्रीटमेंट दी, हिज एक्सीलेंसी कह के, तो बात कर रहे हैं ना, आ गए ना रस्ते पे। तो ये हर चीज को ना रंगीन चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। एट नेशनल लेवल वी मस्ट ग्रो आउट ऑफ दिस स्मॉल लिटिल इश्यूज ऑफ। बट आपको यूएस का रोल नहीं लगता है? नहीं है यूएस का, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में। नहीं, यूएस का डेफिनेटली, किसको कौन डिनाई कर सकता है? दोनों में। वहां तो उसने मुनीर को आउटराइटली, अभी फिर से मुनीर को इनवाइट किया। इकलौती कंट्री होगी जहाँ का आर्मी चीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर से बड़ा। हाँ, एग्जैक्टली। वो ट्रम्प उसको डायरेक्ट फोन पे बात करके उसको इनवाइट किया हुआ है। बिकॉज IMF तो छोटी चीज है। दे आर लुकिंग एट पाकिस्तानी फोर्सेस गेटिंग डिप्लॉयड इन गाजा। गाजा का उसमें पाकिस्तान की आर्मी से बात कर रहे हैं वो कि आप आ जाइए, आप जरा पीस कीपिंग फोर्स करें वहां पे।
दे आर सप्लाइंग वेपन्स टू पाकिस्तान। F-16 का पूरा ओवरहॉल और रिपेयर करा रहा है अमेरिका। और बांग्लादेश में अमेरिका का रोल है, 100% है, वो भी वॉच कर रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने किया था। बट चाइना आराम से बैठा है, कहता है लड़ लो मर लो, जो पावर में आएगा मैं उसके साथ बात कर लूंगा। एग्जैक्टली। दैट शुड बी द, बट वो हो नहीं सकता हमारे केस में, क्योंकि हम चाहे कुछ भी कहो, अभी इलेक्शन भी होने हैं वेस्ट बंगाल में। क्योंकि सर जो एक कल्चरल आपने जो एक सेक्युलरिज्म की बात की, अगर हमारा इंडिया डाइवर्स है तो है, मतलब नोबडी कैन ब्रेक। चाइना की अगर हम, जितना मैंने पढ़ा है, जितना सुना है, कि वहां पर कोई लैंग्वेज भी उनकी जो चाइनीज के अलावा उनकी लैंग्वेजेस में भी तुम डिफर नहीं कर सकते। यहाँ पर हम वो चीज की हर इंसान को एक ही चीज करा दें या एक ही डायरेक्शन, एक ही माइंडसेट करें, वो मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स लाइक बहुत बड़ा, बहुत लंबा, बहुत दूर का काम है। तो जब हम इंडिया में वो इतनी डाइवर्सिटी है, तो उसको एक कहीं तो एक पॉइंट पे तो कहीं पर साथ लाने का कोई तो एक नजरिया लाना पड़ेगा, जिससे कि वो कंट्री ऊपर आए, रादर देन। नहीं, कंट्री ऑलरेडी ऊपर आ रही है। इसमें हमें कोई एक लैंग्वेज नहीं चाहिए, ना एक रिलीजन चाहिए, ना एक लीडर चाहिए, ना एक पार्टी चाहिए। वी विल ग्रो। इसमें क्या प्रॉब्लम? वी हैव ग्रोन लाइक दिस। That is how we fought the freedom struggle also. ये कोई बात नहीं। We can't compare with China. चाइना से साइंस में क्यों नहीं कंपेयर करते? टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं कंपेयर करते? R&D में क्यों नहीं कंपेयर करते? उनकी एजुकेशन में क्यों नहीं कंपेयर करते? हम बस तो हमारी थोड़ी विजनरी लोगों की जरूरत है देश को, जो इस चीज से हिंदू मुस्लिम, हिंदी लैंग्वेज, ये भाषा, साउथ इंडिया, ये इससे निकल के कोई देश को आगे 100 साल की कोई विजन दे सके, तो उसकी जरूरत है आज। अदरवाइज हम यही छोटी मोटी चीजों में पड़े रहेंगे, और फायदा किसका है? हमारे नेबरहुड का है। एंड चाइना इज इन नेबरहुड, एंड चाइना इज ग्रोइंग सो रैपिडली कि अब तो उनका तो फुल फोकस अपने पे ही है, इन एवरी फील्ड। नहीं, पूरा वर्ल्ड के मार्केट्स कैप्चर कर लिया। एग्जैक्टली। तो ये पाकिस्तान का भी, जब एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बांग्लादेश की बात करें, जस्ट टू एंड द पर्सपेक्टिव, कि अब क्या लग रहा है, लाइक अभी हम ये इलेक्शंस इनके फेब में हैं, ये एंटी इंडिया का इतना मूवमेंट चल रहा है इनका, तो एज अ पर्सन हु इज वाचिंग क्लोजली, आपको वेयर डू यू सी व्हाट इज हैपनिंग? इज देयर, डू यू सी कि जो वॉर वर्ड यूज होता है कि वॉर हो सकता है, दिख रहा है क्या? व्हाट्स द फ्यूचर दैट यू सी? बेवकूफ लोग हैं वॉर की बात बहुत बोल रहे हैं, तैयार हैं लोग जाने के लिए। अरे बेवकूफ, मैं कईयों को, मेरे को लिखते हैं कट्टर वगैरह, मैं कहा तू जा लठ लेके, तू चले जा, तेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है ना, यू गो 10-15 लोगों को लेके चले जाओ। आर्मी नहीं जाएगी ना, जरूरत है, व्हाई शुड यू गो टू वॉर? मालदीव्स भी एंटी इंडिया था, फिर देखा हमने, फिर बुलाया ना उनके प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, हमने जाके माफी मांगी होगी, कुछ ना कुछ तो। छोटा देश है, नजर भी नहीं आता नक्शे में, बट वी स्टेप बैक एंड वी इनवाइटेड हिम, सब कुछ किया। तो ऐसा इतना ज्यादा हमें सबके साथ किस से लड़ेंगे? और क्यों लड़ेंगे? एंटी इंडिया है तो रहने दो, पॉलिटिशियन है वो, जो सरकार में आएगा उससे बात करेंगे। भाई ट्रेड भी तो होनी है, कॉमर्स भी होना है, वो हम पे डिपेंडेंट है, हम उन पे डिपेंडेंट है। अब बांग्लादेश है ह्यूज मार्केट फॉर इंडियन गुड्स, उनके लिए भी हमारा एक मार्केट है। उनके लोगों को हेल्थ के लिए इंडिया में आना पड़ेगा। हमारी हेल्थ टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वो डूब जाएगी अगर हम ऐसे दरवाजे बंद करते रहे और लड़ते रहे सबके साथ। तो कौन आएगा फिर आपके पास शॉपिंग करने? कौन आएगा आपके हॉस्पिटल्स में घूमने? हमारी इमेज बिल्कुल डिफरेंट है। मैं जब 1 साल ढाका में था तो मैंने बांग्ला भाषा सीख ली, तो मैं समझ सकता था आपस में क्या बात कर रहे हैं लोग। तो एक उनके यहाँ बात है, वो कहते हैं दुनिया देखो ना देखो, भारत देख लो। मतलब अच्छा। इतना मैं ना बता नहीं सकता हूँ कितना लोग भारत को हसरत भरी नजरों से देखते हैं। ये चिंटुओं को नहीं पता, नफरती चिंटुओं को, इनको नहीं पता ये। वहां ये दिल्ली जाना, ताजमहल देखना, या अजमेर शरीफ जाना, मतलब एक अलग सपना है उन लोगों का भारत देखने का। वो अमेरिका से ज्यादा भारत को हसरत भरी, क्या भारत कैसा कंट्री है, हमारी मूवीज, हमारे सीरियल्स, हमारी सॉफ्ट पावर, ये है डाइवर्सिटी। अगर हम भी उनकी तरह हो गए तो फिर क्या? फिर तो ये सर आप बहुत सही पिक्चर बता रहे हो, क्योंकि वही जो नैरेटिव है कि अभी जो मैं बोल रही हूँ ना कि सुबह उठी और हर इंस्टाग्राम पे बस वही है कि एक हिंदू बस मेरे से भी, और सर उसके बारे में बात कर, भाई तू क्यों तकलीफ, तो अपना काम कर। वही कांस्टेंट अब हर जगह चल रहा है, तो वो बस एक वो वेव चालू देखो, हो जाएगी। कट्टर लोगों को मैं उनको नफरती चिंटू कहता हूँ, उनको मजा आता है। उनको उनकी यही है रोज करेंसी, कितना एंगर, कितना वो किया जाए, हमें क्या मतलब है? वो देश है, वो कह रहा है हम। और बहुत जगह पे मैं बता दूं, बांग्लादेश में छात्र परिषद के, स्टूडेंट यूनियन के बच्चे हिंदू घरों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हिंदू घरों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अच्छा। और वहां का हिंदू उनका है यार,
आपका थोड़ी है, वो बांग्लादेशी है, उसकी जिंदगी, उसकी मौत उसके देश में है। आप क्यों जहर फैला रहे हो? बहुत सही बात है। नहीं, ये सारी बातें सही है, मेरी कोई बात गलत नहीं है। ये पर्सपेक्टिव, और हमारा मुसलमान हमारा है भाई, हमारा मुसलमान हमारा है, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। उसको ये लगे कि मेरा वतन है, उनका हिंदू उनका है। ये तो है, ये मतलब लोगों को ये पर्सपेक्टिव देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो सोशल मीडिया अरे मीडिया से बाहर निकलने का बहुत ज्यादा। सेम सर, आप ही की मैंने एक इनफैक्ट बात सुनी थी कि पाकिस्तान में भी यही है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि वहां पे आर्मी को तो कोई पसंद ही नहीं करता है। मैं बता रहा हूँ, अनोना आपने अच्छा टॉपिक रेज किया है। सबसे इनसिक्योर इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान इज द पाकिस्तान मिलिट्री। पाकिस्तान आर्मी इज द मोस्ट हेटेड। अब मैं ये बात बोलूंगा, अच्छा सर ऐसा है, और हम लगे हर पाकिस्तानी हमारा दुश्मन नहीं है भाई। मैं पुंछ में भी रहा हूँ, मैंने कश्मीर में इंसर्जेंसी से भी लड़ा हूँ, पंजाब इंसर्जेंसी देखी है, बट व्हाई शुड आई हेट अ नॉर्मल पाकिस्तानी? क्यों? मेरा क्या बिगाड़ा उसने? हम क्यों कहीं कराची में आग लगा दो, रावलपिंडी, तुम्हें खुशी मिल जाएगी, उनके बच्चे मरेंगे तो तुम्हारी शांति हो जाएगी तुम्हारे घरों में। क्या हो गया हम लोगों को? क्यों भैंसी होते जा रहे हैं हम लोग? मतलब दिस इज सिकनिंग, दिस हेट इज सिकनिंग। हेट फिल्ड सोसाइटी हमने बना दी है। क्यों भाई? मतलब मुझे हैरानी की बात है। आप पाकिस्तान मिलिट्री से मुकाबला करो, उनके जनरल्स की बात करो, उनके करप्शन की बात करो, आम इंसान को क्यों जलाने में लगे हो, मारने में लगे हो? हमारा पूरा गोदी मीडिया ने कसर नहीं डाली इसमें है? तो दिस इज सैड। वी आर अ बिग कंट्री, वी आर मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रेट सिविल। वही भाषा बोलते हैं, वही कपड़े पहनते हैं। कभी ना कभी 50, 100, 200 साल के बाद तो याराना होगा या नहीं होगा? ये ऐसे ही, ये दुश्मनी ऐसे चलती रहेगी। आपकी पीढ़ी में भी, आपके बच्चों की लाइफ में भी, हमारे पोता पोती भी यही देखेंगे, यही कहानियां सुनेंगे। अरे लानत है, लानत है। फिर कहीं नहीं जाओगे, फिर यही अंडर डेवलप्ड कंट्री रहेंगे हम। फिर कोई मुकाम नहीं मिलने वाला अगर यही आपकी सोच रहेगी। बहुत दुख की बात है। I don't want my grandchildren to be inheriting this hate. मतलब क्योंकि सर अब तो डे बाय डे हो गया, every other day you'll see some news, because something is happening somewhere. because उसको फैन करने वाले लोग बहुत है ना, अच्छी बात करने वाले मेरे से बहुत कम है। हर एक को मजा इसी चीज में आ रहा है। आप, अगर मैं आपसे सर पूछूं कि आज के दिन बहुत गर्म हो गया मावा, बट मजा आ रहा है, इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। नहीं, आपका पर्सपेक्टिव सर जो आप दे रहे हो, ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि वही नैरेटिव मीडिया का एक जगह से अगर हम उसी पे शिफ्ट होते जाए तो ये बहुत जरूरी है। हमने बहुत अपनी जवानी दी है इस देश के लिए, तो हम इसको ऐसे जाने देख नहीं सकते हैं। आपकी सर लाइफ का अगर मैं पूछूं लाइटर मोड पे, आपके अगर लाइफ का पूछूं, कोई ऐसे जो एक होता है ना दिल से जुड़ा हुआ जो इंसिडेंट हुआ इतने सालों का आपकी सर्विस में, कोई ऐसा जो आप शेयर कर पाएंगे जो आपसे बहुत करीबी है आपके दिल के? मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा आर्मी में रहे हो या नॉर्मल लोगों के साथ, पंजाब हो कश्मीर हो, मैंने तो हिंदू मुस्लिम दंगे भी देखे हैं। मेरठ के 1987 के, I've seen the worst that can be out of human. याद है आपको? हाँ, बहुत चीजें याद है। तो ये चीजें कभी भूलेंगे थोड़ी हम। I'll never forget what violence I've seen, hate I've seen, या उससे क्या नुकसान होता है हमारे समाज को। तो इन सब चीज के बीच में मैंने ये देखा कि ह्यूमन रिलेशंस ना, जो ह्यूमैनिटी है वो बहुत ऊपर है। सो यू मस्ट ऑलवेज हैव अ क्लीन हार्ट, ऑलवेज क्लीन हार्ट। तो उस चक्कर में मेरे सामने जब भी मुझे मौका मिला इंडिपेंडेंटली कुछ करने का, मैंने उसको बिल्कुल जो है हर बच्चे को ये सोचा ये मेरे वतन का बच्चा है। ये नहीं देखा कि ये सिख है या हिंदू है या मुस्लिम है या क्या है। तो उस तरीके से उसको देखा मैंने। और मैंने देखा कि जब अगर आप इस प्रकार की सोच रखते हो, स्पेशली जब आप फौज में हो, आपके पास वेपन है, आपका फोर्स है, पावर है आपके पास, तो लोग बहुत रेसिप्रोकेट करते हैं। तो आप अगर अनंतनाग के इलाके में जाओगे, कोकरनाग, वैलू, गड़ोल, उस इलाके में जहाँ मैंने सर्विस करी 36 RR में, तो असीम प्रेम टोटल। और मैंने भी बढ़ चढ़ के जो मैं काम करा सकता था वहाँ के लोगों के लिए, जो मेरी पावर में था, उससे ज़्यादा। तो उसका नतीजा ये होता है कि जो है आप एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो, है ना।
हेट फैलाना बहुत आसान है, प्यार देना, किसी को गले लगाना, उसको अपना समझने में मुश्किल है, वो मुश्किल है काम। वो सीख जाए इंसान तो फिर प्रॉब्लम, और हमारे देश में तो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो भी किया, मैंने मेरी अपनी पढ़ाई, मेरी अपनी जो बुक्स मैंने पढ़ी हैं, जो मेरे घर में माहौल था, जो मेरे स्कूल का माहौल है, जो मैंने फौज में देखा है, मैं वहीं से पला बड़ा हूँ, वहीं मैंने सीखा है। तो ये रिजिड वन साइडेड नैरेटिव हो नहीं सकता है। सो ऐसे बहुत मुझे वाक़यात मिले हैं जहाँ मैंने पुंछ, राजौरी में और पंजाब में और इधर अनंतनाग में, जब जहाँ इंसानियत की तरफ और मतलब बंदूक के बीच में डिसीजन था, मैंने हमेशा इंसानियत को चुना। सो आई ऑलवेज वेंट आउट ऑफ माय वे। जैसे आप कुछ एग्जांपल दे पाओगे प्लीज, मतलब आई वुड लाइक टू नो। ऐसे बहुत हैं किस्से। एक तो आपने कई जगह मैंने जिक्र किया उसका, जहाँ हमने एक टेररिस्ट को कैप्चर किया था जिंदा, और हमें खबर भी कश्मीरी नहीं दी थी कि इस घर में जो है एक जिंदा मिलिटेंट है, उसके गोली लगी हुई है। और तो हमने एक्शन किया, ऑपरेशन किया और उसको उठा लिया। तो बहुत सारी खबर सही थी। अच्छा। हाँ, तो अब चॉइस थी कि हम उसको मार दें या उसके साथ क्या किया जाए। लेकिन ये भी थी चॉइस कि यार ये तो पाकिस्तान का तो है नहीं, तो हमारा ही बच्चा है। अगर गुमराह हुआ है, कहीं ना कहीं हम सबको छोटा मोटा दोष तो लेना चाहिए अपने सर पे। अगर सिचुएशन एकदम ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है ना कि वो सारे खराब, ये सारे सही। प्लीज ये मत सोच लेना कि यार वो सारे ही खराब है, क्योंकि आजकल पिक्चर ऐसी बन रही हैं कि एक साइड नैरेटिव, भाई हम ऐसे थे, मूवीज का तो सर अलग ही रोल चल रहा है। प्लीज उनकी तो बात नहीं करेंगे आज। तो ये मौका था एंड आई चोज ह्यूमैनिटी। तो उसने मेरे साथ काम किया बहुत दिन, फिर हमने उसको अपनी ही आर्मी में भर्ती कर दिया और उसके बाद उसने बहुत बढ़िया काम किया। मतलब अपनी आर्मी में भर्ती हाँ, कर अपनी ही आर्मी में भर्ती कर दिया उसको। हाँ। और उसके बाद और उसने जो देशभक्ति दिखाई, जो उसने काम किया, हाँ। वो मैं कभी वो बता नहीं सकता हूँ कितना प्यारा इंसान था वो। सिर्फ गुमराह था, हमने उसको उसकी ज़िंदगी पटरी पे दोबारा ला दी। तो वाओ। हाँ, तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है। हाँ। ये आप गूगल सर्च कर लेना, एक आर्टिकल मिल जाएगा कहीं ना कहीं मेरे द्वारा लिखा हुआ, जिहादी टू ए सोल्जर इन द आर्मी। तो ये है मेरे दिल के करीब। एक मुझे मेरठ का याद है, 1987 के दंगे हो रहे थे, हम नौचंदी मेला जहाँ होता है मेरठ का, गए हो। तो वहाँ पर मेरी यूनिट डिप्लॉयड थी। मैं तो 2 साल सर्विस हुई थी मेरी, 2 होने वाली थी, तो मुझे बहुत जूनियर था मैं। लेकिन एक दिन दोपहर को अभी दंगे थोड़े रुक गए थे, बहुत भय का माहौल, खौफ। मैंने ऐसे घर नहीं देखे, मैंने ऐसी बस्तियां नहीं देखी जब मैंने वहाँ देखी, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पे। तो कोई आया दोपहर को 2 बजे रो के कि सर मेरे बच्चे हैं 3-4, तब कोई इंटरनेट नहीं था, कोई फ़ोन नहीं होते थे, और हमें ये नहीं पता जिंदा है या मर गए हैं। तो अब मेरे पास चॉइस थी, मैं किसी से पूछूं, और दोपहर का टाइम था, हमारे जो मेरे से सीनियर थे वो रेस्ट कर रहे थे। तो मैंने गट फीलिंग में मैंने कहा चलो, मैंने तो 2 सैनिक लिए अपने साथ, मैं पैदल निकल गया अकेले उनके साथ, और अंदर गलियों में, और मैं मंजर आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। सोचा फौज आ गई, क्या हो गया, और पुराने घर हैं, और गलियों में भी ना वो खोद रखे थे कि पुलिस की गाड़ी या ट्रक वगैरह अंदर ना जाए। अच्छा। हाँ, तो हम गए उस बंदे के साथ, उसने घर नॉक किया, तो डर के मारे उनको भी हो गया पता नहीं फौज पकड़ने नहीं आई। फिर उन्होंने बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, हमारे बच्चों को ताला बनाने की या कोई ऐसे घर में कोई फैक्ट्री थी छोटी मोटी, उसमें ये हिंदू था, मुस्लिम के यहाँ नौकरी करते थे। अच्छा। तो उसने 3-4 दिन से देखे नहीं थे, 2 भाई थे, 17, 18, 15 ऐसे साल के होंगे। तो जब उसको भरोसा हुआ तो उसे दरवाज़ा खोला और उनके बच्चे देखते रोने लग गए, कहते इन्होंने तो हमें बचा के रखा यहाँ पे। तो एक मुस्लिम परिवार ने दोनों बच्चों को 3-4 दिन से अपने घर में रखा हुआ था, बिल्कुल सेफ्टी के साथ।
और यहाँ मैं गया हूँ उनको वहाँ से निकलवाने के लिए, फिर हम लेके आए उनको वहाँ से। वो इतने गदगद हुआ, रोए रोए फादर उसके, कहते सर मैं क्या करूँ आपके लिए, ये वो। मैंने कभी कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरा फ़र्ज़ है, तुम्हारी फ़ौज है। ये तब मैंने ये मेरे मन में पहली बार ये आया था कि ये तुम्हारी फ़ौज है भाई, तुम टैक्स पेयर हो, आई ओव इट टू यू। ये तुम कहीं ना कहीं हर गरीब इंसान को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, सिख है, उसको महसूस करना चाहिए मेरी फ़ौज है, ये मेरी फ़ौज है, मेरे लिए काम करे, क्यों नहीं करेंगे काम। तो यही मेरे माइंड में रहा जब मैं पंजाब में मैंने इंसर्जेंसी में काम किया, कश्मीर में काम किया, ये हमारे लोग हैं और हम इनके हैं। तो ये मेरा बेस लाइन था। तो ठीक है, जो ये तो आपका सर, मतलब मैं तो ये सोचती हूँ जो आपको पूरे एक साल निकलते हैं, इतने उम्र आपने दी है आर्मी को, इंडिया को, देश को, मतलब क्या कुछ नहीं देख लेते होंगे आप तो, मतलब और कैसे माइंडसेट से आप निकलते होंगे, मतलब कितना मन ऐसे, मैं मतलब आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि जो इमोशंस आप कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे जो फील करते होंगे, that's something else. because lucky I lived through this life. हर एक को मौका भी नहीं मिलता है सब करने का, एंड प्लस मैं इमोशनली बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाता हूँ, उसके कल्चर से। डिसीजन ले रहे हो, वो लेना भी बहुत स्ट्रांग है, मतलब मैंने सारी उम्र ऐसे लिए हैं डिसीजन, मैं फिर पूछता नहीं किसी तो से। आपको ऐसे जब आपने उनको ऐसे अपनी आर्मी में ले लिया तो आपको बहुत मना तो आए होंगे ना कि दिस कांट बी डन। शुरू में लोगों को रिजर्वेशन थे बहुत, ये क्या कर रहे हो ये वो, बट जब कोई इंसिस्ट करे और मेरे जैसा बंदा इंसिस्ट करे तो हो जाता है। तो फिर सबने माना कि हाँ, फिर देख क्या आपने माहौल क्रिएट करना होता है, फिर आप ना हर एक के साथ जो है एंटेगनाइज नहीं कर सकते, तो यू टू क्रिएट, यू टू टेल योर सीनियर्स, यू टू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस, एंड दे आल्सो बिलीव हाँ यार ये यश काम तो सही कर रहा है भाई, ये बंदा तो फिट है सोल्जर है, रिजल्ट भी दे रहा है बढ़िया, तो ये कह रहा है तो बात सही होगी। तो आई ऑलवेज टुक माई कलीग्स, माई सीनियर्स इन कॉन्फिडेंस, और तो फिर ठीक हो जाता है काम। अकेले अपने लिए नहीं ग्लोरी देखनी चाहिए कभी, यू शुड लुक फॉर ग्लोरी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। अगर सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, दो पार्ट के लिए आर्मी डे अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक तो जो नॉर्मल यूथ, जो नॉर्मल जनता, एक इंडिया का सिटीजन ये वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए आप 2026 के लिए जो एक इंडिया एज अ नेशन, आप उनको क्या संदेश दोगे? और दूसरा जो आर्मी के लोग देख रहे हैं, तो एज अ आर्मी जो आर्मी है उनको आप क्या संदेश दोगे? दोनों। तो आर्मी को तो मैं यही कहूँगा कि डटे रहो, बढ़िया फौज है ना, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहो, प्रोपेगेंडा से दूर रहो, ठीक है, और किसी भी अपने आप को फिजिकली फिट रखो, एंड रिमेंबर करो ये देश उतना अमीर नहीं है, उतना गरीब भी नहीं है, लेकिन बहुत इन्वेस्ट करता है हमारी पे, हमारी अलाउंसेस और हमारी फैमिलीज़ की देखभाल करने के लिए। सो प्लीज़ बी सिंसियर टू योर कंट्री, टू योर फ्लैग, एंड नॉट टू एनी पर्सन, टू योर फ्लैग एंड योर कंट्री। आर्मी वालों के लिए, और मुझे बहुत फॉलो करते हैं आर्मी में, उनके लिए ये है, जवान हो चाहे ऑफिसर हो, बी सिंसियर टू योर यूनिट, टू योर फ्लैग, एंड डोंट फॉल फॉर एनी प्रोपेगेंडा, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ व्हाट्सएप में क्या क्या किसके चल रहा होगा, तो और ये कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इससे दूर रहो। हमारा एक ही धर्म है, ये यूनिफॉर्म हमारा धर्म है हमारा एक ही भगवान है, झंडा हमारा भगवान है, ठीक है, ये देश हमारे लिए सब कुछ है। सो ये सबसे ऊपर है, उसके बाद आपकी पर्सनल हो सकती है चॉइसेस। तो आर्मी के लिए तो यही है मैसेज। युवाओं के लिए 2026 मैं सोचता हूँ अच्छा साल होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स से दूर रहो और गोदी मीडिया से बचो, किताबें पढ़ो, फिज़िकल फिटनेस पे जोर दो, और किताबें फ्रीडम स्ट्रगल की पढ़ो, महात्मा गांधी को पढ़ो, जवाहरलाल नेहरू को पढ़ो, सरदार पटेल को पढ़ो, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ो, और भगत सिंह को पढ़ो, और टैगोर को पढ़ो, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ो, खुशवंत सिंह को पढ़ो, बुल्ले शाह को पढ़ो, साहिर लुधियानवी को पढ़ो, मंटो को पढ़ लो, सादत हसन मंटो को पढ़ लो। तो पढ़ो, पुराना थोड़ा पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, और अपने आप पे जो है ट्राई टू बी अ सिटीजन वर्दी ऑफ दिस कंट्री। सो यंग पीपल, कचरा मत फैलाओ, ठीक है, कचरा सिर्फ ये प्लास्टिक ही नहीं है, दिमाग में भी कचरा है, वो भी मत फैलाओ, जो सो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे किसी एक ही आइडियोलॉजी है, टू बी अ गुड इंडियन,
टू बी अ गुड इंडियन और एम्ब्रेस डाइवर्सिटी। एम्ब्रेस डाइवर्सिटी। देश इतना खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा गुस्सा किसी से हो रखा है तो 1000 किलोमीटर दूर किसी दोस्त के पास जाके उसके घर में जाके रह के देखो। ट्रैवल, साउथ में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, जस्ट ट्रैवल एंड यू विल फाइंड वी आर सच अ गुड कंट्री। देयर इज सो मच टू सी। अलग अलग लोग हैं, अलग वेशभूषा है, भाषा है, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं। तो स्प्रेड योर सेल्फ, यू नो, योर मेंटेलिटी आउटसाइड द 4 वॉल्स ऑफ योर रूम। तो स्क्रोल कम करो, ट्रोल कम करो, काम करो। और देश के लिए इतना मत सोचो, पहले अपने अपने समाज, अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाओ। देश अपने आप, इफ एवरीबडी फील्स लाइक दिस, सो वी ऑल नीड टू होल्ड टुगेदर। तो यही है। हाँ, ये इतना डर के जीने का जो आप हाँ, मतलब जबरदस्ती का डर बैठ कोई गए डर जो कोई डर के जीने कोई की डरने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। बिंदास रहो, इंडियन आर्मी है, निडर रहो। नहीं, सारा देश है हाँ। और देश के हर नागरिक हमारे साथ है ना। वी आर अ ब्लेस्ड कंट्री, बट वी ऑल नीड टू पुट एफर्ट। हर चीज सरकार नहीं कर सकती, एग्जैक्टली। हर चीज गवर्नमेंट की तरफ मत देखो, ठीक है। आप क्या कंट्रिब्यूट कर रहे हो? नहीं, लवली, है ना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनोना, थैंक यू वेरी मजा आया, मजा आया, बहुत मजा आया। मैंने बट मैं थैंक यू सो मच सर। मतलब आपने जो एक पर्सपेक्टिव दिया है, वो पर्सपेक्टिव को, ये वो पर्सपेक्टिव है जो पढ़ के आता है, मतलब जो एक्सपीरियंस से आता है, जो सिर्फ मीडिया से नहीं आता है। मतलब सिंपल मैं अगर बोलना चाहूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि हर तरीके को देखने की ज़रूरत है और फिर अपना पर्सपेक्टिव बनाओ, वो एक इंसान को समझने की ज़रूरत है। और अगर कोई ज़्यादा डाउट है तो YouTube पे हर रोज़ 10 बजे मैं लाइव जाता हूँ। मेरा YouTube चैनल हर रोज़ 10 बजे, 10 से 11। एक हफ्ता देख लोगे तो आधा माइंड ठीक हो जाएगा, महीना देख लोगे तो माइंड सेट चेंज हो जाएगा आपका, आपके परिवार का। सो जस्ट फॉलो मी एंड सी योर लाइफ चेंज। जय हिंद। मैं भी आने वाली हूँ। नहीं, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।